स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, निवास की स्थिति एवं कर का भार। तो आयकर अधिनियम की धारा 5 के अनुसार करदाता की गत वर्ष में कुल आय का क्षेत्र गत वर्ष में उसके भारत में निवास की स्थिति पर निर्भर करता है। मीनिंग क्या है कि जो करदाता को विभिन्न प्रकार की आय प्राप्त हो रही है उनमें से कौन सी उसके लिए कर योग्य होगी, कौन सी उसके लिए एग्जम्प्ट होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि गत वर्ष में उस करदाता का भारत में निवास का स्थिति क्या है। अर्थात क्योंकि धारा 6 देखें, धारा 6 में निवास स्थिति को आधार पर करदाताओं को दो भागों में बांटा जाता है, या तो निवासी या अनिवासी। तो धारा 5 ये कहती है कि करदाता निवासी होगा तो कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, अनिवासी होगा तो कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। तो इस चीज़ का अध्ययन करने के लिए पहले हम धारा 6 का अध्ययन करेंगे कि निवासी कौन होगा और अनिवासी कौन होगा। तो जैसा कि आयकर की जब मैंने आपको व्यक्ति की डेफिनेशन बताई थी, जब हमने पर्सन की डेफिनेशन का अध्ययन किया था धारा 231 का, तो उसमें आपको बताया था कि टोटल 7 प्रकार के क्या नाम है पर्सन्स हो सकते हैं। तो हम उसमें से सबसे पहले देखते हैं कि ये पर्सन कौन है, इंडिविजुअल है, व्यष्टि है। तो व्यष्टि के निवास स्थान का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा। तो व्यष्टि के निवास स्थान के निर्धारण के लिए जो मैंने जैसा बताया दो भागों में बांटते हैं सभी करदाताओं को, निवासी एवं अनिवासी। लेकिन व्यष्टि एवं हिंदू अविभाजित परिवार के जो निवासी कैटेगरी है उसको फर्दर दो केस में डिवाइड करते हैं, निवासी एवं साधारण निवासी, निवासी लेकिन असाधारण निवासी, ठीक है, और एक अनिवासी हो ही जाएगा। अब हम देखें कि निवासी एवं साधारण निवासी कौन होगा। तो व्यष्टि करदाता के निवास स्थान के निर्धारण के संबंध में आयकर अधिनियम में 3 शर्तें दी गई हैं। उनमें से एक शर्त को हम आधारभूत शर्त बोलते हैं और बाकी को 2 शर्तों को हम अतिरिक्त शर्तें बोलते हैं, एडिशनल कंडीशंस बोलते हैं। तो जो हमारी आधारभूत शर्त है और एडिशनल कंडीशन है, तो यदि कोई करदाता इन पहली आधारभूत शर्त और दोनों अतिरिक्त शर्तों तीनों को पूरा करता है तो निवासी में साधारण निवासी कहलाता है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। लेकिन यदि करदाता ने आधारभूत शर्त को तो पूरा कर दिया लेकिन एक या दोनों अतिरिक्त शर्तों की पूरी नहीं कर पाता हो तो उसको निवासी लेकिन असाधारण निवासी, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहा जाएगा। और यदि करदाता आधारभूत शर्त को ही पूरा नहीं कर पाए तो उस केस में उसे नॉन रेजिडेंट या अनिवासी कहा जाएगा। अब हम देखें कि बेसिक कंडीशन क्या है। तो बेसिक कंडीशन के 2 पार्ट हैं, ए और बी, कि या तो करदाता ए को पूरा कर दे या बी को पूरा कर दे, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने बेसिक कंडीशन को पूरा कर दिया है। तो ए क्या है, करदाता गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहे। कितना दिन, 182 दिन, मिनिमम उसको 182 दिन भारत में रहना है। अगर मानो वो 182 दिन भारत में नहीं रहे तो दूसरी शर्त क्या है, करदाता गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो और गत वर्ष को छोड़कर उससे पहले के 4 वर्षों में 365 या अधिक दिन भारत में रहा हो। तो या तो वो 182 वाली कंडीशन पूरी करे या 60 प्लस पिछले 4 वर्षों में 365 वाली पूरी करे। इन दोनों में से किसी भी कंडीशन को उसने पूरा कर दिया तो यह मान लिया जाएगा कि उसने आधारभूत शर्त को पूरा कर दिया है। लेकिन इसके संबंध में जो इसके नीचे नोट दिया हुआ है उसको ध्यान रखना है। ये क्या नोट क्या कहता है कि निम्नलिखित 2 दशाओं में करदाता को कम से कम 182 दिन भारत में रहना आवश्यक है। अर्थात आधारभूत शर्त को पूरा कर दिया करदाता ने, ये तब माना जाएगा जबकि वो 182 दिन भारत में रहे। इन 2 केसेज में 60 प्लस 365 की कंडीशन लागू नहीं होती है। तो ये कौन सी कंडीशन है, ऐसे भारतीय नागरिक जो भारत के बाहर नौकरी के लिए या भारतीय जहाज़ के चालक दल के सदस्य के रूप में भारत से बाहर जाते हैं। इसी प्रकार ऐसे भारतीय नागरिक या भारतीय मूल का नागरिक जो भारत के बाहर रह रहा है तथा गत वर्ष में भ्रमण के लिए भारत में आता है। उपरोक्त दोनों ही दशाओं में उन्हें 182 दिन भारत में रहना अनिवार्य है। अब हम देखें अतिरिक्त शर्तें। तो अतिरिक्त शर्त, पहली अतिरिक्त शर्त यह है कि जिस व्यष्टि करदाता की बात कर रहे हैं वह करदाता गत वर्ष से तुरंत पिछले 10 वर्षों में, गत वर्ष को छोड़ दीजिए, अब देखेंगे कि उससे पहले के 10 वर्षों में किन्हीं भी 2 वर्षों में, ठीक है, मिनिमम, ये क्या है, मिनिमम है, कम से कम 2 वर्षों में भारत में निवासी रहा हो, अर्थात उपरोक्त वर्णित आधारभूत शर्त को पूरा करता हो। जो हमारी जो कंडीशन थी 182 प्लस 60 प्लस 365 वाली, तो उनमें से किसी को भी पूरा करता हो। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि गत वर्ष को छोड़ दीजिए, उस गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। तो हमें तीनों कंडीशन समझ में आ गई। आधारभूत शर्त है 182 दिन या 60 प्लस 365 दिन। अतिरिक्त शर्तें हैं कि 10 प्रीवियस ईयर को छोड़ के 10 में से कोई भी 2 साल निवासी रहा हो, और दूसरी अतिरिक्त शर्त है प्रीवियस ईयर को छोड़ के किन्हीं भी 7 वर्षों में कम से कम
पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। तीनों कंडीशन पूरी करेगा तो निवासी एवं साधारण निवासी कहलाएगा। आधारभूत शर्त को पूरी करेगा, एक या दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरी नहीं कर पाएगा तो निवासी लेकिन असाधारण निवासी कहलाएगा। और यदि आधारभूत शर्त को भी पूरा नहीं कर पाएगा तो वह करदाता अनिवासी कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि HUF या हिंदू अविभाजित परिवार के निवास स्थान का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। तो फिर बताऊं, हिंदू अविभाजित परिवार को भी 3 स्टेटस होते हैं उसके, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, निवासी एवं साधारण निवासी, निवासी लेकिन असाधारण निवासी और अनिवासी। निवासी एवं साधारण निवासी कब होगा, जब वह उसके लिए वर्णित आधारभूत शर्त को भी पूरा करे और दोनों अतिरिक्त शर्तों को भी पूरा करे। निवासी लेकिन असाधारण निवासी तब होगा जब आधारभूत शर्त को तो पूरा करता हो लेकिन एक या अधिक अतिरिक्त शर्तों को पूरा न करता हो। और अनिवासी तब होगा जब वो आधारभूत शर्त को भी पूरा नहीं कर पाता हो। आधारभूत शर्त, तो हिंदू अविभाजित परिवार का प्रबंध एवं नियंत्रण गत वर्ष में पूर्णतया या आंशिक रूप से भारत में स्थित होना चाहिए, तब ये माना जाएगा कि उसने आधारभूत शर्त को पूरा कर दिया। अतिरिक्त शर्त, अतिरिक्त शर्तें वही हैं जो कि व्यष्टि करदाता के लिए हमने देखी थी, लेकिन इन अतिरिक्त शर्तों को पूरा कौन करेगा, हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता। ये दोनों एडिशनल कंडीशन हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता के लिए देखी जाएंगी, अन्य सदस्यों के लिए नहीं। दोबारा से रिपीट करते थे उन अतिरिक्त शर्तों को। परिवार का कर्ता गत वर्ष से तुरंत पिछले 10 वर्षों में से कम 2 वर्ष में भारत में निवासी रहा हो। 10 वर्षों में से 2 वर्षों में भारत में निवासी रहा हो, अर्थात व्यष्टि करदाता के लिए वर्णित आधारभूत शर्त को पूरा करता हो। ठीक है। अब दूसरा, कर्ता गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। समझ में आ गई बात। ये दोनों कंडीशन, अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हो गई तो वही बात, निवासी में साधारण निवासी। पहली कंडीशन तो पूरी हो गई लेकिन अतिरिक्त शर्तें में से एक या दोनों पूरी नहीं कर पाया तो निवासी लेकिन असाधारण निवासी। और अगर प्रथम शर्त को भी पूरा नहीं कर पाया आधारभूत शर्त को तो अनिवासी। तो आधारभूत शर्त क्या हो जाएगी उसी केस में, यदि वो प्रबंध या नियंत्रण गत वर्ष में पूर्णतया उसका भारत से बाहर स्थित है तो इस केस में वो अनिवासी हो जाएगा। अब हम रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्यक्तियों के समुदाय का। जैसा कि मैंने बताया कि इंडिविजुअल और HUF के केस में 3 परिस्थिति होती है, बाकी सभी के केस में निवास स्थिति के संबंध में 2 स्थिति होती है, या तो वो निवासी होगा या अनिवासी होगा। तो फर्म में व्यक्तियों के समुदाय, यदि इनका प्रबंध या नियंत्रण गत वर्ष में पूर्णतया या आंशिक रूप से भव्य भारत में स्थित रहा है तो ये लोग निवासी होंगे। क्या होना चाहिए, प्रबंध एवं नियंत्रण गत वर्ष में पूर्णतया आंशिक रूप से भारत में स्थित रहा हो। अनिवासी कब होंगे, यदि इनका प्रबंध एवं नियंत्रण गत वर्ष में पूर्णतया भारत के बाहर स्थित रहा हो। इसी प्रकार कंपनियों के लिए हम निवास स्थान का निर्धारण देते हैं, तो कंपनी के लिए निवास स्थान के निर्धारण के संबंध में ये देखा जाएगा कि वह एक भारतीय कंपनी है अथवा विदेशी कंपनी है। यदि वह एक भारतीय कंपनी है तो वह सदैव ही निवासी होगी। भारतीय कंपनी कौन सी होगी, जिसका समावेशन भारत में हुआ है। विदेशी कंपनी, एक विदेशी कंपनी के संबंध में यह देखा जाएगा कि उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्रभावी प्रबंधन उसका कहाँ से हो रहा है। तो यदि उस विदेशी कंपनी का प्रभावी प्रबंधन गत वर्ष में पूर्णतया भारत में स्थित रहा है, जब तो वह भारत में क्या आएगी, निवासी होगी। और यदि उसका प्रभावी प्रबंध गत वर्ष में आंशिक रूप से भी अगर भारत के बाहर रहा है तो उस केस में वो अनिवासी होगी।